वैसे आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कक्षा 10 के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भाई काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 100% हम कह रहे हैं कि यहां से प्रश्न जरूर आएंगे और सभी सब्जेक्ट का यानी कि ऑल सब्जेक्ट का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे भाई, सभी क्वेश्चन को देखते हैं। लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 50-60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप इन सभी को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा ताकि भाई एग्जाम में अच्छा नंबर मिल जाए। और हाँ, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये हमारा केमिस्ट्री से लिया गया और पारी पारी आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इंग्लिश और सभी सब्जेक्ट को आपको हम बताने वाले हैं। तो यहां पर देखिए जो सबसे पहला है दिया है, जिंक प्लस में H2SO4 चेंजेज H2SO4 प्लस में H2 अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन होगा या विस्थापन होगा या फिर वियोजन होगा या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या है, इस पर जो है आपको परिभाषा भी दे देता है लिखित में भी। तो संयोजन का मतलब क्या है? जब कोई दो मिलकर एक बनता है। संयोजन को ही हम योगात्मक बोलते हैं, मतलब दो तत्व यौगिक आपस में मिलकर एक का निर्माण करें। तो भाई इसमें दो है और यहां पर भी दो है, तो ये तो आपका गलत हो गया। उसके बाद क्या है? वियोजन। वियोजन में क्या है? कोई एक यौगिक रहता है जो दो भागों में बंट जाता है, जो कि ये भी गलत हो जाएगा। अब यहां पर आया भाई विस्थापन और द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन का मतलब होता है डबल विस्थापन हो, लेकिन यहां पर आप देखिए तो सिंगल एक ही विस्थापन हुआ है। जेडियन H2SO4, तो SO4 जो है ये जेडियन के साथ चला गया है, मतलब ये इसको छोड़कर चला गया, मतलब ये विस्थापित हो गया है। केवल एक ही विस्थापित हुआ है, यानी कि ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। और विस्थापन को ही भाई प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ध्यान देना। दूसरा नंबर क्या है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें दूसरे का, इसमें Fe2O3 दिया है प्लस में 2Al। यहां पर देखिए रिएक्शन है Al2O3 और 2Fe। बोला है यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये अभिक्रिया भाई किस प्रकार की है? इसमें भी तो सेम वही हुआ है। यहां पर अभी तक Al अकेले था, अब Fe हो गया, मतलब ये O जो है इसके साथ आ गया, विस्थापित हो गया है। एक ही विस्थापित हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा विस्थापन। कहां पर है भाई? विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया दोनों में है क्या? तो इसमें एक में प्रतिस्थापन रहेगा, दोनों में विस्थापन नहीं रहेगा। यही वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ये भी आपका जो है करेक्ट ही रहेगा। बाकी यहाँ पर जो है ऑप्शन में चेंज रहेगा, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हुआ है। और बाकी एग्जाम में भाई आपका सेम ऐसे ही दिया जाएगा, बस यहाँ पर आपको मान लो दे देगा द्विविस्थापन। चलिए बना देते हैं इसमें द्विविस्थापन। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर जो है आपके सामने है, इसमें आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजन अभिक्रिया नहीं है? संयोजन का मतलब होता है भाई योगात्मक, मतलब दो मिले, दो यौगिक तत्व आपस में मिलकर एक का निर्माण करें। जैसे ये दो मिला एक बना, यानी कि ये संयोजन है। ये दो है मिलने के बाद एक बना, संयोजन है। ये दो है मिलने के बाद एक बना, संयोजन है। ये दो है मिलने के बाद एक नहीं बना, इसका मतलब ये संयोजन नहीं है। यही वाला आपका जो है सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपके समझ में आया होगा। अब चलिए हम देखते हैं भाई अगला नंबर, चौथा नंबर। चौथे नंबर में क्या बोला है भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होने वाला है भाई, पहला ऑप्शन है CaSO4 इंटू में 3H2O है, दूसरा है CaSO4 इंटू में 2H2O है, और तीसरा ऑप्शन है CaSO4 इंटू H2O है, और ये चौथा है CaSO4 इंटू में 1/2 H2O है। इसमें जो है ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देना, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। पांचवें की बात करें तो शुद्ध जल का पीएच मान, और आपको बता दें भाई जल का पीएच मान वाला क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ना, वो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अब यहां पर देखिए 6वां नंबर जो क्वेश्चन है ये है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है, तो कैल्शियम फास्फेट का कौन सा सूत्र होगा? तो कैल्शियम फास्फेट का जो फार्मूला होता है, आप फार्मूला को भाई तैयार कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वाला यानी कि सी वाला जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर की बात करें तो उदासीनीकरण अभिक्रिया
इनके माध्यम यानी कि इनके मध्य होता है। जो उदासीन अभिक्रिया होती है, आपको पता होगा भैया, उदासीन अभिक्रिया जो है इसमें अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है। अम्ल और क्षार को जब मिलाते हैं, अम्ल और क्षार की जब क्रिया कराते हैं, तो ये हमारा बनता है उदासीनी अभिक्रिया। क्या बनता है? उदासीनी अभिक्रिया बनता है, यानी कि अम्ल और क्षार ये है आपका। तो अम्ल अम्लिता गलत हो जाएगा, क्षार क्षारीय गलत हो जाएगा, अम्ल क्षार, यही वाला बी वाला ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 8वां नंबर जो है क्वेश्चन आपके सामने है, बोला है दुर्बल अम्ल है। क्या? दुर्बल अम्ल है। इसमें दुर्बल अम्ल बताइए। तो आप लोग जब इसके में परिभाषाएं पढ़े होंगे तो वहां पर आपको प्रबल अम्ल में HCl, HNO3 और H2SO4 का यूज किया गया होगा, और आप सबसे कम कौन सा यूज किए होंगे? HCl। इसका मतलब दुर्बल कौन सा हुआ? हाइड्रोजन साइनाइड, यानी कि HCl इसमें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए भाई, उसके बाद जो है एंटीमनी है। एंटीमनी है, धातु एंटीमनी होता है, या फिर अधातु होता है, या फिर उपधातु होता है, या फिर मिश्र धातु होता है। तो इसमें जो आपका सही होने वाला है, एंटीमनी एक प्रकार का उपधातु है। एंटीमनी क्या है? एक प्रकार का उपधातु है। अब यहां 10वां क्वेश्चन क्या बोला है? धातु है, मतलब धातु है। एक बोरान दिया है, लिथियम दिया है, सिलिकॉन दिया है, कार्बन। कार्बन तो धातु होगा नहीं, सिलिकॉन के ऊपर माइनस चार्ज हो जाता है, ये होगा नहीं। बोरान नहीं होगा, लिथियम पर प्लस चार्ज होता है, तो लिथियम एक प्रकार की धातु है। लिथियम क्या है भाई? एक प्रकार की धातु है। अब अगला क्या है? आधातु। क्या है? आधातु क्या है? तो यहां देखिए पोटेशियम, पोटेशियम पे जो चार्ज होता है ना K+, और जब प्लस का चार्ज आ जाए तो भाई ये धातु होता है, यानी कि पोटेशियम क्या है? धातु है। फ्लोरीन है, फिर यहाँ एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम भाई आपका Al+ चार्ज होता है, Al+ का 3 होता है, तो ये धातु हुआ। सोडियम तो धातु होती है भाई। इसमें बचा क्या? बचा है F, यानी कि फ्लोरीन, ये हमारा आधातु होता है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन सही है, जो कि आपको OMR शीट पर भरना रहता है। तो ये हमारे 11 क्वेश्चन हो गए भाई, जो कि फिजिक्स के थे। ये 11 क्वेश्चन फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री के थे। चलिए हमने केमिस्ट्री के 11 क्वेश्चन को देखें। आप इन 11 क्वेश्चन को भाई अच्छे से पढ़िएगा। अब हम देखते हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, जो कि बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब यहां पर अगर हम देखें भाई बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हम लिखे हुए हैं। तो आइए चलिए हम इन क्वेश्चन को देखते हैं आखिर कैसे, यानी कि कौन कौन सा सही होगा। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है भाई, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता है? मतलब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, तो किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? ऑक्सीजन, या कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जल, या फिर ग्लूकोज। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है भाई, आपको हम बता दें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब दूसरा ऑप्शन है CO2। तो भाई देखिए CO2 का प्रकाश मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता है? तो CO2 का संश्लेषण नहीं होता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा भाई। जल की जरूरत पौधे की पड़ती है, ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन तो भाई उसमें से निकलता ही है, तो केवल CO2 की जरूरत नहीं है। यहाँ CO2 को हटाएंगे। CO2 को ग्रहण करते हैं लेकिन संश्लेषण का कार्य नहीं करते हैं। तो यहां पर देखिए दिया है दूसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन परपोषी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा परपोषी नहीं है? तो कवक जो है भाई, कवक परपोषी है, यानी कि ये दूसरे पर आश्रित होता है। फीता कृमि जो है एक छोटा कीट होता है, ये भी जो है दूसरे पर आश्रित रहता है। परपोषी बोला है, ये कवक जो है भाई अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कवक स्वयं, फीताकृति भी आपका स्वयं रहता है, ईस्ट भी अपना स्वयं ही करते हैं। यहाँ पर मनी प्लांट, मनी प्लांट यानी कि ये आपका जो है एक मनी प्लांट, ये पौधा है। तो भाई मनी प्लांट जो है ये पौधा है, तो ये दूसरे पर आश्रित नहीं रहेगा, ये स्वयं अपना भोजन बनाएगा। कवक का मतलब जानते होंगे, जैसे भाई देखिए कवक का मतलब जैसे मान लो घास फूस, जैसे देखिए ना काई टाइप की होती है, आप देखे होंगे, या फिर आप सर में देखे होंगे जुआ हुआ जो पड़ जाता है, यानी कि जो मतलब फफोले टाइप होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप क्या बताएं आपको, अचार आप जानते होंगे, अचार के ऊपर भुकड़ी लग जाती है, तो उस भुकड़ी को कवक बोलते हैं।
अचार हो गया, या किसी भी चीज़ में भुकड़ी लग जाती है, जैसे पूड़ी हो भाई, वो अगर पूड़ी में भुकड़ी लग जाती है तो वो कवक होता है। तो कवक जो है ये दूसरे पर आश्रित होते हैं, यानी कि परपोषी हैं। ये भी परपोषी बोला है, परपोषी नहीं है, तो मनी प्लांट इसका सही आंसर हो जाएगा। जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, तो जठर ग्रंथि जो है ये हमारा आमाशय में होता है। कहाँ होता है? आमाशय में होता है। मनुष्य की जो लार है, इस लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन होता है, या लाइसोजाइम रहता है, या पेप्सिन होता है, या फिर जो है टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों होता है। तो देखिए टाइलिन भी होता है और जाइसोजाइम भी होता है, तो यानी कि ये दोनों वाला सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये ना होता तो भाई दोनों सही है, बाकी यहाँ दिया ही है और आपको ऐसे देगा भी। आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं संकुचन, यानी कि क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद है 6वां नंबर, भाई मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या बताना है। तो जो मानव होता है इसमें लार कितने प्रकार से, यानी कि कितनी ग्रंथियां होती हैं? तो लार ग्रंथियों की बात करें भाई 3 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। अब यहां पर देखिए जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चावरणक दांतों की संख्या क्या होती है? तो जो चावरणक है, चावरणक जो दांतों की संख्या होती है भाई, चावरणक दांतों की संख्या अगर हम बात करें तो ये 2, 4, 6, 8 में से आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। दंतक, कृंतक, रदनक होता है, चावरणक, आचावरणक। तो एक मान लो चावरणक हो गया, अगला होता है आचावरणक होता है, कृंतक होता है और रदनक होता है, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो चावरणक दांतों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो यहाँ देखिए 8वां जो क्वेश्चन हमसे किया हुआ है, पादपों में जल के परिवहन के लिए होता है। पादप मतलब पौधे में जो जल परिवहन, जल हमेशा जड़ से ऊपर की ओर जाता है। जब ऊपर की ओर जाता है भाई तो उसको हम लोग मतलब ले जाता है, तो ले जाता है यानी कि जाइलम इसमें होगा। फ्लोएम जो है ऊपर से भोजन को जड़ों तक पहुंचाता है, और स्टोमेटा जो है भाई पत्ती में छोटे छोटे छिद्रों को बोलते हैं। पिथ आपका कहाँ है? होगा ना इसमें, जाइलम ही आपका सही होगा। अब यहाँ देखिए 9वां क्वेश्चन की बात करें भाई, 9 नंबर में, तो रुधिर में कितने समूह होते हैं? रुधिर में कितने समूह होते हैं? 6, 2, 4, 8। तो इसमें जो होता है भाई, इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि कितने समूह होते हैं? तो 4 समूह होते हैं। फिर जो 10वां नंबर है, ये दिया है मूत्र निर्माण। क्या दिया है? मूत्र निर्माण होता है। तो ये वृक्क में होता है, या फिर यकृत में होता है, या फिर प्लीहा में होता है, प्लीहा तिल्ली जिसे बोलते हैं, या फिर हृदय में होता है। तो वृक्क है, मूत्र का जो निर्माण है ये हमारा वृक्क में होता है। कहाँ पर होता है? ये वृक्क में होता है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब 11वें नंबर की बात करें तो मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो भाई जो पाचन की शुरुआत है, ये शुरुआत तो मुंह से ही होगा। जब हम भोजन को मुंह में डालेंगे तो पाचन की शुरुआत तो यहीं से हो जाएगा, यानी कि कहां से हो जाएगा? मुंह से होगा। होता सब में है, लेकिन शुरुआत कहां से होती है? तो मुख से होता है, जिसको हम लोग मुख गुहा बोलते हैं। मुख गुहा बोलते हैं, वहां से शुरू होता है। उसके बाद जो है हमारा आमाशय में होता है, आमाशय के बाद जो है ग्रहणी में होता है, फिर क्षुद्रांश में होता है। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होता है? शुरुआत हमारा होता है मुंह से। कहां से होता है? मुख से होता है। तो चलिए यहां पर देखिए हमने जो है बायोलॉजी के भी जो है 11 क्वेश्चन देखे इंपॉर्टेंट जो थे भाई। केमिस्ट्री और बायो हो गया है, अभी फिजिक्स का जो बचा है उसमें का भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको भाई विकल्पी वाला कराएंगे। और बाकी जो है पहले हम इंग्लिश का देख लेते हैं भाई। इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को डर रहता है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, हम इसके लिए एक वीडियो बना रहे हैं जो कि हम रिसर्च कर रहे हैं भाई कि एक ऐसा वीडियो हो जो बिना पढ़े अंग्रेजी में कैसे अच्छा नंबर लाएं। खैर एक वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, बाकी एक वीडियो और बना रहे हैं जिसमें बच्चों को कुछ भी ना आए फिर भी वो अंग्रेजी में कैसे टॉपर बन सकते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है पहले हम इसको देखते हैं। बोला क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज मतलब सेंटेंस को कंप्लीट करिए, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आई विल नॉट,
आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, यहाँ खाली है ही मतलब इनवाइट्स मी। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, इसमें क्या भरा जाएगा? अनटिल रहेगा या फिर इफ रहेगा या अनलेस रहेगा या बट रहेगा। तो आप लोग भाई कमेंट करके भाई जरूर बताना इसमें क्या यूज करना है, बाकी हम तो बताएंगे ही। तो इसमें जो है अनटिल का प्रयोग ज़्यादातर पास्ट में यूज करते हैं, इफ का प्रयोग यहाँ बीच में करेंगे नहीं, बट का प्रयोग यहाँ होगा नहीं, तो बचा क्या भाई? अनलेस। अनलेस का ही प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। अब यहाँ दूसरा नंबर की बात करें तो ही प्रिवेंटेड मी डैश डैश गोइंग टू द सिटी, गोइंग टू द सिटी। यहाँ पर जो भरना है देखिए भाई, ऑफ का प्रयोग भाई ऑफ गोइंग नहीं होगा, क्योंकि ऑफ के बाद किसी नाउन या किसी व्यक्ति का नाम होता है। फॉर गोइंग भाई फार के साथ गोइंग कहाँ यूज होगा? आन के साथ द लगता है, ऑन द रोड, ऑन द छत, मतलब ऑन द रोड, ऑन द रूफ हो गया, ऑन द टेबल। तो यहाँ ऑन के बाद द कहाँ है? इसका मतलब बचा क्या भाई? फ्रॉम बचा। तो ध्यान देना, जरूरी ये नहीं कि हमको आता रहे तभी भरेंगे, पहले सब कुछ चेक कर लो कौन सा भाई सही हो रहा है। जैसे यहाँ देखो, मान लो आपको ये फ्रॉम भरेंगे या क्या भरेंगे, मान लो आपको रूल नहीं पता है भाई, ऑफ यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि आपकी बात तो भाई ऑफ हिज ब्रदर होता है या ऑफ कहीं और होता है। फॉर होगा नहीं, ऑन का प्रयोग होगा नहीं, ऑन द टेबल यानी कि ऑन के बाद द लगना चाहिए, तो यहाँ पर फ्रॉम ही आपका सही होगा और करेक्ट होगा फ्रॉम ही। अब उसके बाद देखिए तीसरा जो है, बॉयज वेयर जंपिंग डैश डैश द पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। देखिए लड़के जो है जंप कर रहे हैं तालाब में, तालाब में जंप करेंगे, तालाब में है, बिटवीन का मतलब तालाब के बीचों बीच तो होगा नहीं, अपान का मतलब ऊपर होता है, तो ये बी वाला और सी वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा इन या फिर इनटू। जब कोई तालाब में कूदेगा तो जब तालाब में कोई कूदेगा तो देखिए जैसे किसी चीज़ से घिरे रहो, जैसे कोई बाग में है तो बाग के चारों ओर बाग रहेगा, बीच में कोई व्यक्ति रहेगा तो वो बाग में है। जैसे आप घर के अंदर घुसेंगे तो घर में का मतलब इन होगा, घर में रहेंगे तब हमारा इन होगा। जब आप घर में जाएंगे तो भाई चारों ओर से घिर जाएंगे, लेकिन तालाब में जब आप जंप करेंगे तो उसमें आपका भाई सर ऊपर रहेगा, बॉडी अंदर रहेगी, यानी कि वहां पर ऐसे कंडीशन में हमें इनटू यूज करना है जहां कंप्लीटली आप बीच में ना रहो, मतलब बीच में रहिए लेकिन ऊपर का एरिया खुला हो। बगीचे में जो है भाई पौधे से आपका ढक जाना होता, मतलब पूरा एरिया होता है। जब आप उसमें डुबकी लगाए रहेंगे तब वहां पर इन रहता, तो भाई कोई डुबकी हमेशा थोड़ी ना, कुछ समय के लिए लगता ही है, तो वहां पर हमें इनटू यूज करना है। यहाँ देखिए जो चौथा नंबर है, अंकित इज वेरीड डैश डैश हिज फेलर। हिज फेलर मतलब चिंतित है, तो यहाँ पर देखिए क्या यूज करेंगे भाई, हिज फेलर मतलब वो चिंतित है फेल होने के कारण, मतलब अबाउट रहेगा, मतलब फेल होने के बारे में सोचकर वो चिंतित है, यानी कि इसमें जो होगा वो हमारा अबाउट होगा। क्या होगा? अबाउट होगा। अब उसके बाद पांचवा जो है आप यहाँ देख सकते हैं, मोहन इज टेकिंग रेस्ट डैश डैश आ टाल ट्री है, तो इसमें कौन सा सही रहेगा? आइए देखते हैं। अंडर है, इन है, अबाउट है और क्या है? विद इन है। क्या है? विथ इन है। तो यहाँ पर जो होगा भैया देखिए, मोहन इज टेकिंग रेस्ट डैश डैश दिया है आ टाल ट्री, तो इसमें आपका जो रहेगा भाई इन तो होगा नहीं, यहाँ पर इन के बाद इनके साथ भी दा लगता है, तो अबाउट का मतलब किसी के बारे में बात ही नहीं हो रही है भाई। यहाँ रेस्ट है, यहाँ पेड़ है, भाई पेड़ तो रेस्ट करेगा नहीं। और उसके बाद क्या है? विथिन है, तो भाई विथिन भी नहीं होगा, साथ की बात ही नहीं हो रही है, इसमें आपका अंडर भरा जाएगा। क्या भरेंगे? इसमें अंडर को हम भरेंगे। अब यहाँ देखिए जो 6वां क्वेश्चन है भाई हमारे सामने है, जो कि इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ही स्लिप्ड, फिर आ ग्रीन ट्री है, ही स्लिप्ड आ ग्रीन ट्री है, इसमें भी जो है आपका अंडर ही भरा जाएगा, इसमें भी क्या रहेगा? अंडर ही भरा जाएगा। ग्रीन ट्री मतलब वो सो रहा है हरे पौधे के नीचे, तो किसी भी चीज़ के नीचे हैं तो अंडर का मतलब नीचे, तो यहाँ ग्रीन ट्री मतलब हरे पौधे के नीचे वह सो रहा है, तो यहाँ पर अंडर का मतलब अंडर लगेगा। पेड़ के अंदर कोई घुस के तो सोएगा नहीं, पेड़ के बारे में तो कोई सोएगा नहीं, विद इन आपका यहाँ यूज होगा नहीं। अब हम इसके बाद बात करें भाई 7वें नंबर की, तो इसमें दिया है प्रिया हैज फिनिश्ड, प्रिया हैज फिनिश्ड हर लंच बिफोर द वेल, तो यहाँ पर देखिए क्या यूज होगा, जो कि यहाँ पर रिंग से है,
हैज रंग है, और वाज रिंगिंग है, और यहाँ पर रैंग है। तो इसमें जो सही होगा आप देखिए हैड है, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब इसमें से भी आपको हेरना है थर्ड फॉर्म, तो रंग हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिंग रंग रंग, तो रिंग का जो होता है RING होता है, रंग RUNG होगा, फिर थर्ड फॉर्म RANG हो जाएगा, तो यानी कि थर्ड फॉर्म ही इसमें करेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए 8वां नंबर द ट्रेन डैश डैश बिफोर है, तो द ट्रेन डैश डैश बिफोर है, फिर यहाँ रीच्ड है, इसका मतलब यहाँ पर जो है देखिए ये आपका पास्ट इंडिफिनिट है, इसका मतलब यहाँ पर जो यूज होगा जैसे मान लो ट्रेन पहुँचने से मतलब मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी या ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, तो चुकी थी के लिए यहाँ पर प्रयोग करेंगे भैया हैड का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? हैड का, यानी कि ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसी में हैड है। तो यहाँ पर 9 नंबर देखेंगे तो द विल है डैश डैश बिफोर दे रिच्ड है, इसका मतलब ये भी आपका जो है पास्ट इंडिफिनिट है। यहाँ पर आप पढ़े होंगे भाई, जब बिफोर जब आता है, जो बिफोर आते हैं इसमें इधर का इंडिफिनिट होता है और इधर का जो है परफेक्ट यूज होता है। तो परफेक्ट होगा, पास्ट का होगा, तो पास्ट के परफेक्ट में हैड की जरूरत पड़ती है, यानी कि हैड किस में है? बी वाले ऑप्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ 10वां नंबर जो है इसमें सिंस मॉर्निंग दिया है, सिंस मॉर्निंग मतलब समय, और जिसमें भी समय देता है ये हमारा चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, ये जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या रहता है? जैसे यहाँ पर ये सब प्रेजेंट का दिखा रहा है, तो भाई इसमें हैज बीन लगेगा। क्या लगेगा? हैज बीन लगेगा, या फिर हैव बीन लगेगा। जैसे यहाँ देखिए हैज बीन है, और ही के साथ क्या लगेगा भाई? ही के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, यानी कि बी वाला या फिर सी वाला हो सकता है। ये आपका गलत हुआ, ये गलत हुआ, क्योंकि ही के साथ हैज लगेगा, और यहाँ ई जा रहे हैं तो यूज होगा नहीं, क्योंकि समय दिया है। तो इन दोनों में से एक सही होगा। तो कौन सा सही होगा? ही के साथ हैज लगेगा, दोनों एक ही है क्या? हैज बीन रीडिंग, हैड बीन रीडिंग। तो इसमें जो आपका सही होगा भाई ये प्रेजेंट को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? ये प्रेजेंट को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? प्रेजेंट को दिखाएगा। तो हैज बीन रीडिंग इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि साथियों आपने देखा अंग्रेजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि हम केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन को देख लिए थे। तो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं। इसमें देखिए क्या दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन, और इसका भाई आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से, और जल्दी से आप लोग कमेंट करिए भाई। कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करिए भाई, क्योंकि बहुत जरूरी है। कमेंट जब आप करते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, जिसकी वजह से आप कमेंट करते हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। आप चंद्रमा पर जाएंगे तो वहां से आकाश का रंग देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। एक लेंस की क्षमता कितना है? ये क्षमता रहेगा। एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। कितना है? 5 डायोप्टर है, जिसकी फोकस दूरी क्या होगा? ये सब का सब सेंटीमीटर में है, यानी कि ये 100 बटा क्षमता, यानी कि 5 से करेंगे तो 20 आएगा। तो 20 किस में है? ये है प्लस वाला 20 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा जो क्षमता का फार्मूला होता है, क्षमता P बराबर होता है 1/F होता है। जब सेंटीमीटर की बात है तो ये 100/F हो जाएगा, या फिर F बराबर हो जाएगा 100/P हो जाएगा। तो P कितना है? 5 है, 5 से काटेंगे 5 भी सामने आएगा, जो कि ये प्लस में ही रहेगा। किस में रहेगा? प्लस में ही रहेगा। जब अवतल बोला होता तब हम माइनस में ले जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात किया है, यानी कि F बराबर दिया है 5 मीटर, तो ये अवतल की बात है तो यहाँ माइनस करेंगे। यहाँ इसकी क्षमता चाहिए D बराबर होगा मीटर के लिए 1/F, सेंटीमीटर इसमें बोल दिया है आंसर में, तो यहाँ 100 बटा किए थे सेंटीमीटर के लिए, ये मीटर है तो 1 बटा करेंगे, और 1/F का मान माइनस का 5, तो माइनस हमारा आ ही जाएगा। इसको भाग देंगे तो 0.2, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें चौथे नंबर का, तो चौथे नंबर में क्या बोला है? प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक वायु में रहेगा, जल में रहेगा, कांच में रहेगा, या फिर निर्वात में रहेगा? देखिए वायु में प्रकाश, देखिए वायु में भी बहुत सारे कण उपस्थित होते हैं, जो हमें आंखों से तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन कण होते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश कुछ
मतलब कुछ पॉइंट उसका जो है वेग धीमा हो सकता है। जल में भाई बहुत सारे कण रहते हैं तो उसमें भी धीमा हो सकता है, कांच में धीमा हो सकता है, निर्वात में भाई कोई कण नहीं होता। इसका मतलब सबसे अधिक वेग कहाँ होगा, निर्वात में ही होगा। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है, देखिए निकट की बात करेंगे तो 25 सेंटीमीटर होगा और दूर की बात करेंगे तो भाई अनंत हो जाएगा। कितना होगा, अनंत हो जाएगा। कितना होगा, अनंत हो जाएगा। अब यहाँ 6वें नंबर की बात करें भाई, पढ़ लो, इसके अलावा कहीं और से एग्जाम में नहीं आने वाला है। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बाकी पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जाम में इस बार यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ 6वां जो दिया है, नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस होता है तो नेत्र लेंस किस में होता है, उत्तल में, अवतल में, उत्तल अवतल दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा पहला वाला, यानी कि ए, उत्तल में। किस में होगा, उत्तल में होगा। अब यहां पर जो है अगर हम बात करेंगे 7वें नंबर, तो 7वें में क्या बोला है, आकाश के नीले रंग का दिखने का कारण क्या है। जो आकाश हमारा नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या प्रकीर्णन के कारण, या विक्षेपण के कारण। तो ये किसके कारण होता है भाई, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति जो है ये किसकी इकाई है, या फिर विद्युत शक्ति की इकाई कौन सा है। वोल्ट होगा, वोल्ट तो विभवांतर का है, कि वाट होगा, कि जूल होगा, कूलाम तो आवेश का है। तो ये आपका किसका हो गया, ये आपका विभवांतर को हो गया। से भाई बचा कौन, वाट या फिर जूल। तो इसमें आपका जो सही होगा वो होगा वाट। क्या होगा, वाट होगा, जूल नहीं होगा। यहां पर देखिए आगे, अब यहां देखिए जो जूल होता है ये कार्य का मात्रक होता है। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक जो है भाई वोल्ट होगा नहीं, वाट आपका पी सामर्थ्य का है, किलोवाट होगा नहीं, किलोवाट घंटा होगा, किलोवाट घंटा होगा। ये हमारा वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है, जो कि वैद्युत धारा चैप्टर में है, काफी इंपॉर्टेंट, और यहां से क्वेश्चन तो उठाए ही जाते हैं। वैद्युत धारा को माप यानी कि मापा जाता है। वैद्युत धारा को किससे नापा जाता है भाई, वैद्युत धारा को एमीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है, एमीटर से नापा जाता है, एमीटर से नापा जाता है वैद्युत धारा को। वैद्युत विभवांतर का मात्रक, तो वैद्युत विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। अब यहां 12वां आ गया भाई, एक वैद्युत बल्ब, एक वैद्युत बल्ब बना होता है। वैद्युत बल्ब जो है नाइक्रोम का बनता है, या स्टील का बनता है, या टिन का बनता है, या टंगस्टन का बनता है। भाई नाइक्रोम का हीटर बनता है, स्टील का भाई बर्तन बनते हैं, टिन के आपके भाई चद्दर बनते हैं जिसको हम लोग पटरा बोलते हैं, जो घर में मड़ई में लगाते हैं। टंगस्टन का बनता है, किसका बनता है, टंगस्टन का बनता है। तो वैद्युत बल्ब का जो तंतु है किसका बनेगा, टंगस्टन का बनेगा। किसका बनेगा, टंगस्टन का बनेगा। तो आपको ये 12 क्वेश्चन आपको भाई फिजिक्स में बता दिए, जो कि समझ में आ गए होंगे, और इसमें आपको लगभग कितने हो गए, 44-45 OMR हो गए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं भाई नेक्स्ट सब्जेक्ट यानी कि मैथ का। तो भाई चलिए अब हम देखने वाले हैं मैथ के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि फॉर एग्जाम के लिए भाई काफी 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 इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है भाई, इसका आंसर आप जरूर देना। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 के मूल हैं। मतलब x² - 4 = 0, तो x² माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 होगा, इधर से वर्ग घटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, और रूट के साथ प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस ये 2 बाहर आएगा, यानी कि +-2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। भाई जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिएगा, आप लोग लेट मत करना, लेट नहीं करना है। तो x² - 1/9 है, x² - 1/9 = 0। x² ये इधर आ जाएगा 1/9, इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस ऊपर से 1, नीचे से जो है 3 3 9, यानी कि +-1/3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके समझ में आता भी आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत है भाई, कमेंट बॉक्स खाली है, आपके लिए ही है, जाइए और कमेंट करिए भाई कहाँ से दिक्कतें आपको हो रही हैं।
समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डैश डैश का 20वां पद। तो पहला पद कितना है, a बराबर 10। सेकेंड पद हमेशा पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है, मतलब 7 में से 10 घटाएंगे तो ये -3 आएगा। कितना आएगा, -3 आएगा। बोला है 20वां पद, तो 20वां पद क्या बोला है, 20वां पद, तो 20वां पद के लिए a प्लस का 19d। अगर 10वां बोला होता 9d, 100वां बोला होता भाई 100 में एक कम करो 99d, 75वां बोला होता तो 75 में एक कम करो 74d, 20 बोला है तो 20 में एक कम करो 19d। ए की जगह पर कितना रहेगा, 10 रहेगा, प्लस 19 बीच में गुणा तो माना जाएगा। डी कितना है, -3 है। 10 प्लस माइनस 29 त्रिक कितना होगा, 3 9 27, 3 का नाम 3 2 5 19 त्रिक 57 होगा। घटाने पर -47 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला होगा। कौन सा होगा, पहला होगा। तो यहां पर अगला देखेंगे भाई सवाल नंबर कौन सा, चौथा नंबर, जो कि यहां आपके सामने श्रेणी की ही सवाल है। और आपको हम बता दें भाई श्रेणी की सवाल आपको विकल्प में आती ही आती है। तो यहां पर देखिए, और हाँ ये सवाल आपको विकल्प के साथ साथ भाई क्वेश्चन आंसर में भी लिखित में भी दे देता है भाई। कहीं कहीं लिखित होता है, कहीं कहीं किसी किसी राज्य में जो है भाई केवल विकल्प ही कर दिया है। तो भाई काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे विकल्प हो या लिखित हो, तो भाई इंपॉर्टेंट तो है ही। ये 14 है, तो यहाँ ए कितना है, 4 है। डी निकालेंगे तो हमेशा याद रखना भाई पीछे वाले अंक में आगे वाला घटाओ, 9 में से 4 घटेगा कितना आएगा, 5 आएगा। बोला अंत और लास्ट में कितना है, अंतिम पद है यल बराबर का 254 है। कितना है अंतिम पद, 254 है। बोला क्या है, अंत से 10वां पद। कहां से, अंत से 10वां पद। तो अंत से 10वां पद, आगे से जाएंगे तो ए मिलता है, पीछे से आएंगे तो ये यल है, यल होगा। फिर उसके बाद यहां पर आपका 10वें के लिए 9 ही डी करेंगे, 9 ही डी करेंगे, 9 डी ही रहेगा। लेकिन ए प्लस का 9 डी होता अगर आगे से, तो आगे से ए प्लस 9 डी होता, पीछे से आएंगे तो ए की बजाय यल मिला तो यल हो जाएगा। और जब आगे जाएंगे तो प्लस, पीछे से आएंगे तो माइनस होगा। यल कितना है, 254 है। 9 गुणे डी कितना है, डी है भाई 5 है, तो 254 माइनस 9 पचे 45 होगा। ये हमारा हो जाएगा 209। कितना होगा, 209 होगा। कितना हो जाएगा, 209 हो जाएगा। यानी कि अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि हमको OMR सीट पर भरना रहता है। तो उसमें क्या कौन सा गोला मारेंगे, सी को मारेंगे। किसको मारेंगे, सी को मारना है। अब यहाँ पर भाई जो आपके सामने क्वेश्चन लिए हैं ये हमारा किससे लिया गया भाई, ये हमारा त्रिभुज से लिया गया है। तो सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं या सर्वांग सम होते हैं, या ए तथा बी दोनों होगा, या तो इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और जो होगा इसमें आपको हम बता रहे हैं भाई समरूप होगा। सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होगा। चाहे छोटा बनाओ चाहे बड़ा की बनाओ, लेकिन अगर वर्ग है तो समरूप होगा, वर्ग है तो समरूप होगा। फिर क्या बोला है 6वें में, सभी समरूप त्रिभुज, सभी समरूप त्रिभुज, सभी समरूप त्रिभुज डैश डैश होते हैं। डैश डैश होते हैं मतलब क्या होते हैं, समद्विबाहु, समकोण, सर्वांग सम या फिर समबाहु। तो भाई इसमें समबाहु ही होगा। क्या होगा, समबाहु होगा। क्या हो जाएगा, समबाहु होगा। यहाँ 7वां नंबर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है भाई। त्रिकोणमिति का नाम सुनते ही बच्चे डर जाते हैं, तो कोई बात नहीं भाई, इस त्रिकोणमिति का हम एक जो है वीडियो बनाए हुए हैं जहां पर त्रिकोणमिति के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यानी कि आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहां पर 7वां जो क्वेश्चन है भाई इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले sin 2a है, तो sin 2a बराबर का 2 sin a है। इसका एक फार्मूला होता है, तैयार कर लेना। 2 sin a इंटू में cos a बराबर का 2 sin a। तो 2 sin a से 2 sin a कट जाएगा, एक बार में cos का नाम cos हो जाएगा, cos a ये हो जाएगा 1। तो यहाँ लिखेंगे हम cos a बराबर 1 जो है ये cos में किसका मान है भाई, फार्मूला इसमें आपको थोड़ा तैयार करना पड़ेगा। तो ये 1 जो है ये cos में बात करें तो cos 0 का मान है, cos से cos कटा, तो यहाँ a बराबर में यहाँ कितना बचा, 0। यानी कि पहला वाला विकल्प इसमें सही होगा, पहला वाला विकल्प इसमें सही होगा। अब हम बात करें 8वें नंबर की, तो 8वें नंबर में दिया है 2 दिया है इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू
cos 30 का मान होता है √3/2। 2 से 2 कट गया, बचा क्या, √3/2 बचा, यानी कि ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो कि आज के इस वीडियो में आप सभी ने देखा, आज के इस वीडियो में हमने जो है सभी चैप्टर के, यानी कि अगर देखा जाए तो भाई ऑल सब्जेक्ट तो नहीं था, इसमें हमने 3 सब्जेक्ट कवर किए थे, जो कि ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में भी आपको हमने 3 चैप्टर के ही क्वेश्चन कराए थे, इसमें भी आपको हम 3 चैप्टर और 3 चैप्टर के 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराए हुए हैं। बाकी अब जो पार्ट नंबर 3 बनेगा ना, उसमें सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में जो लिखित क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, कहीं कहीं जैसे यूपी बोर्ड में है लिखित क्वेश्चन आता है, तो वहां के लिए लिखित क्वेश्चन भाई सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। और भाई यूपी बोर्ड वाले के लिए तो खास करके ये इंपॉर्टेंट है ही, तो आप सभी लोग भाई अच्छे से पढ़िएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और ऐसा ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो लेटेस्ट आपको मिले। और ध्यान देना, इस बार भाई कुछ भी करके एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो लाना है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन के रूप में वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।